बिहार स्टेट कॉमन पेपर PYQ। कला शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्रोत का क्रम है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्रोत का क्रम है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। शिक्षण के विभिन्न स्रोतों का निर्धारण H.C. मॉरिसन और B.S. ब्लूम जैसे शिक्षार्थियों ने किया है। इनके अनुसार शिक्षण का विकास निम्नलिखित क्रम में होता है। स्मृति स्तर, जहाँ छात्र तथ्य को रटते हैं। बोध स्तर, जहाँ वे सूचनाओं को समझते हैं। चिंतनशील स्तर, जहाँ वे गहन विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच का प्रयोग करते हैं। शिक्षण किसकी निपुणता पर आधारित है? शिक्षण किसकी निपुणता पर आधारित है? अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, ये सभी। शिक्षण किसकी गुणवत्ता पर आधारित है? अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, ये सभी। शिक्षण की निपुणता एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कौशलों का समन्वय आवश्यक होता है। एक प्रभावी शिक्षक के लिए विषय की गहराई अवधारणात्मक समझ छात्रों स्तर को अनुरूप शिक्षण तकनीकों का अनुप्रयोग तथा कक्षा प्रबंधन और निर्णय लेने की क्षमता अनिवार्य है। अतः इन तीनों तत्व को शिक्षक दक्षता का आधार माना है। शिक्षण प्रभावी होगा यदि शिक्षक विषय को पढ़ाने में बहुत अनुभव है। जो छात्र पहले से जानते हैं उससे शुरू करता है, कई शिक्षण सुविधाओं का उपयोग करता है। उपरोक्त सभी शिक्षण प्रभावी होगा यदि शिक्षक विषय को पढ़ाने में बहुत अनुभव हो। जो छात्र पहले से जानते हो उसे शुरू करता है, कई शिक्षण सुविधाओं का उपयोग करता हो। तो सभी शिक्षण का कुशलता निपुणता है जो तीन प्रमुख स्तंभों पर टिकी होती है। प्रथम, शिक्षक का विषय पर पकड़ और अनुभव। द्वितीय, छात्रों के पूर्ण ज्ञान से जुड़ाव, जैसा कि वाइगोत्स्की के ZPD सिद्धांत को बताया गया है। तृतीय, बहु-साधन शिक्षण विधियों का प्रयोग। अंततः विकल्प D अपशिष्ट होगा। कौन सा क्षेत्र है? डोमेन शारीरिक और मोटर कौशल को संबोधित करता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन, भावात्मक क्षेत्र डोमेन, मनोशारीरिक क्रियात्मक क्षेत्र है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा क्षेत्र डोमेन शारीरिक और मोटर कौशल से संबंधित है? कौन सा डोमेन शारीरिक और मोटर कौशल से संबंधित है?
मनोशारीरिक क्रियात्मक क्षेत्र मनोशारीरिक क्रियात्मक क्षेत्र शारीरिक एवं मोटर कौशल मनोशारीरिक क्रियात्मक क्षेत्र फिर साइकोमोटर डोमेन से संबंधित है जिसमें शारीरिक गतिविधि या समन्वय और कौशल आधारित व्यवहार शामिल होते हैं, जबकि संज्ञानात्मक ज्ञान एवं भावात्मक क्षेत्र इससे भिन्न है। भावात्मक क्षेत्र डोमेन जीवन शैली के एक भाग के रूप में मूल्य प्रणाली को अपनाने पर केंद्रित है। जवाब देने पर, मूल्य निर्धारित करने पर, संगठित करने पर, चरित्र चित्रण करने पर। भावात्मक क्षेत्र डोमेन जीवन शैली को एक भाग के रूप में मूल्य प्रणाली को अपनाने पर केंद्रित है। चरित्र चित्रण करने पर भावात्मक डोमेन में चरित्र चित्रण कैरेक्टराइजेशन सबसे उचित स्तर है, जहां व्यक्ति मूल्य को पूरी तरह आत्मसात कर लेता है और वह उसकी जीवन शैली व व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। भावात्मक डोमेन के क्रियान्वयन के स्तर इस प्रकार है: प्राप्त करना, जवाब देना, मूल्य निर्धारित करना, संगठित करना, चरित्र चित्रण करना। विद्यार्थी को किसी प्रमुख विचार का स्पष्टीकरण या व्याख्या करने से जुड़ी शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, कहानी कहने की विधि, समस्या समाधान विधि। विद्यार्थी को किसी प्रमुख विचार का स्पष्टीकरण या व्याख्या करने से जुड़ी शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। समस्या समाधान विधि जब शिक्षक किसी प्रमुख सिद्धांत या अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए तार्किक ढंग से व्यवस्थित जानकारी प्रस्तुत करता है, तो यह व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड कहलाती है। यह एक शिक्षक केंद्रित तकनीक है जिसमें तथ्यों, सिद्धांतों या नियमों को समझने पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से रोल प्ले विधि की कमियां हैं? जब तक अच्छी तरह से योजनाबद्ध, सुव्यवस्थित और निगरानी नहीं की जाती, तब तक ध्यान केंद्रित करने में कमी हो सकती है। यह एक नीरस विधि है। यह सीखने की प्रक्रिया को घटाता, यह ज़्यादा समय लेने वाला विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोल प्ले विधि की कमियां हैं? विधि की कमियां हैं। जब तक अच्छी तरह से योजनाबद्ध, सुव्यवस्थित और निगरानी नहीं की जाती, तब तक ध्यान केंद्रित करने में कमी हो सकती है। रोल प्ले विधि की प्रमुख कमी यह है कि यदि इसका संचालन योजनाबद्ध रूप से एवं उचित निगरानी के अंतर्गत न हो तो छात्रों का ध्यान भटक सकता है। अन्य विकल्प गलत है, क्योंकि रोल प्ले न तो नीरस है, न ही सीखने को कम करती है और न ही कम समय लेने वाली विधि है। अमर स्ट्रॉन्ग किसके प्रतिपादकते? समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, चर्चा विधि, अन्वेषण विधि। अमर स्ट्रॉन्ग किसके प्रतिपादकते? अन्वेषणात्मक हॉलिस्टिक विधि,
विधि विधियाँ अष्टांग अन्वेषात्मक हॉरिस्टिक विधि के प्रतिपादक थे। अन्वेषात्मक विधि में छात्र स्वयं खोज, अनुसंधान और प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि को विज्ञान शिक्षण में लोकप्रिय बनाया। यह विधि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षक को शिक्षण कार्य की योजना तदनुसार बनानी चाहिए। छात्रों की क्षमताओं और रुचियों, छात्र का प्रदर्शन, छात्र की प्रतिक्रिया, अन्य शिक्षकों द्वारा दिया गया कार्य। शिक्षक को शिक्षण कार्य की योजना तदनुसार बनानी चाहिए। छात्र की क्षमता और रुचियाँ। शिक्षक को शिक्षण योजना बनाते समय छात्रों की क्षमताओं, सीखने की गति और उनकी रुचियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे पाठ्यक्रम छात्रों के अनुरूप बनता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावी और आकर्षक होती है। छात्र का प्रदर्शन, प्रतिक्रिया या अन्य शिक्षकों का सुझाव सहायक हो सकता है, लेकिन मुख्य आधार छात्रों की आवश्यकताएं होनी चाहिए। कक्षा में चर्चा शुरू करने के लिए विचारोत्तेजक प्रश्न पूछना इसका एक उदाहरण है। अन्वेषण करना, विस्तृत करना, स्पष्ट करना, संलग्न करना। कक्षा में चर्चा शुरू करने के लिए विचारोत्तेजक प्रश्न पूछना इसका एक उदाहरण है। अन्वेषण करना। एक कक्षा में चर्चा शुरू करने के लिए विचारोत्तेजक प्रश्न पूछना अन्वेषण करने का एक उदाहरण है। विचारोत्तेजक प्रश्न पूछने से छात्र की जिज्ञासा जागृत होती है और वह नए विचारों या समाधानों को खोज अन्वेषण करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह शिक्षण की एक सक्रिय पद्धति है जो छात्रों को गहन चिंतन और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करती है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधि को सरल करने के लिए एक छोटा शिक्षण अनुभव है। 5 से 10 मिनट, 30 से 50 मिनट, 1 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे। सूक्ष्म शिक्षण की अवधि को सरल करने के लिए एक छोटा शिक्षण अनुभव है। छोटा शिक्षण अनुभव 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण एक लघु शिक्षण अभ्यास है जिसका उद्देश्य विशिष्ट कौशल विकसित करना है। इसकी अवधि आमतौर पर 5 से 10 मिनट होती है, जो प्रशिक्षुओं को एक नियंत्रित वातावरण में किसी एक कौशल पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती है। यह शिक्षण प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाता है। टीम शिक्षण की विशेषता है। टीम शिक्षण में सारी जिम्मेदारी सभी शिक्षकों पर होती है। टीम शिक्षण में शिक्षकों को अपनी गतिविधियों स्वयं तय करने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी, स्कूलों और अन्य चीजों की आवश्यकताओं पर भी विचार किया गया। उपरोक्त सभी टीम शिक्षण की विशेषता है से टीम शिक्षण की सारी जिम्मेदारी सभी शिक्षकों पर होती है। टीम शिक्षण में शिक्षकों को अपनी गतिविधियों स्वयं तय करने में आवश्यकता होती है।
आवश्यकता होती है। विद्यार्थी स्कूल और अन्य चीज़ों की आवश्यकताओं पर भी विचार किया गया है। उपरोक्त में सभी टीम शिक्षण में मुख्य विशेषता है। सामूहिक शिक्षण जिम्मेदारी शिक्षकों की स्वनिर्धारित शैक्षिक गतिविधियाँ और छात्रों व संस्थागत आवश्यकताओं को समावेश में ये सभी पहलू टीम शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं अतः विकल्प शिक्षण और सीखना समग्र शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल जुड़ाव है। प्रक्रिया उद्देश्य गतिविधियाँ भागीदारी शिक्षण और सीखना समग्र शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल जुड़ाव है। गतिविधियाँ शिक्षण और सीखना समग्र शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल जुड़ाव गतिविधियाँ हैं। शिक्षक द्वारा और सीखना छात्र द्वारा समग्र शिक्षा प्रक्रिया की दो सक्रिय गतिविधियाँ हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यह प्रक्रिया के उद्देश्य या भागीदारी नहीं बल्कि मुख्य क्रिया है। निम्नलिखित में से सत्तात्मक प्रशासक की विशेषता नहीं है। अशिष्टता अधीनस्थ का दमन करना सख्त अनुशासन शेयरिंग। निम्नलिखित में से सत्तात्मक प्रशासन की विशेषता नहीं है। शेयरिंग सतत प्रशासन में सभी अधिकार शीर्ष प्रबंधन के पास होते हैं। इसमें अशिष्ट व्यवहार अधीनस्थ का दमन और कठोर अनुशासन जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, जबकि साझाकरण इसका हिस्सा नहीं होता क्योंकि इसमें निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता नहीं होती। नेतृत्व क्षमता है प्रभावित करने के लिए प्रेरणा देने के लिए संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उपरोक्त में से सभी नेतृत्व क्षमता है प्रभावित करने के लिए प्रेरणा देने के लिए संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उपरोक्त में से सभी नेतृत्व क्षमता में प्रभावित करना प्रेरणा देना और संगठन को लक्ष्य को प्राप्त करना शामिल है। एक अच्छा नेता दूसरे को प्रेरित करता है, टीम को सही दिशा देता है और सामूहिक सफलता सुनिश्चित करता है। इसलिए अभीष्ट उत्तर विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति प्रतीकात्मक विचार का विकास अहंमय से अनुत्क्रियात्मक। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। माने प्रतीकात्मक विचार का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बच्चों की विचार प्रक्रिया की प्रमुख सीमा है। ध्यान केंद्रित अहंता दूसरों को दृष्टिकोण को
न समझ पाना। 3 अनुकर्मानियत, जबकि प्रतीकात्मक विचार का विकास इस अवस्था की एक सकारात्मक उपलब्धि है जिसमें बच्चे कल्पनाशील होकर प्रतीकों का उपयोग करना सीखते हैं, जैसे ठंडे को घेरा बनाना लेना। यह एक सीमा नहीं बल्कि विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव है। अति संवेदनशील बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यों की शारीरिक गतिविधि का समावेशन, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अति संवेदनशील बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अति संवेदनशील बच्चे की सीखने में मदद के लिए फटकार लगाना सबसे अनुपयुक्त तरीका है। यह अनेक आत्मविश्वास को कम करता है, जबकि बच्चे को सिखाने के दौरान छोटे चरणों में सिखाना, वैकल्पिक तरीके की पेशकश और शारीरिक गतिविधियों से समावेश ज़्यादा प्रभावी है। जब शिक्षक एक पाठ पूरा करते हैं तो वह पूछते हैं कि क्या काम आया और क्यों यह कहा जाता है। योजना, पहचान, परिणाम, मूल्यांकन। जब शिक्षक पाठ पूरा करते हैं तो वह पूछते हैं कि क्या काम आया और क्यों यह कहा जाता है। मूल्यांकन, जब शिक्षक पाठ पूरा करने के बाद यह विश्लेषण करते हैं कि क्या काम आया और क्यों, इस प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। इससे शिक्षक की प्रभावशीलता में और सुधार के बिंदुओं का पता चलता है। एक प्रभावी शिक्षक निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करता है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, विद्यार्थियों के बीच सहयोग। प्रतिस्पर्धा और सहयोग में से कोई एक, क्योंकि स्थिति की मांग है। उपरोक्त में से कोई नहीं। एक प्रभावी शिक्षक निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करता है? विद्यार्थियों के बीच सहयोग। एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों के बीच सहयोग वातावरण विकसित करने पर जोर देता है। यह दृष्टिकोण समूह शिक्षण को बढ़ावा देकर ज्ञान साझा करने, सामाजिक कौशल विकसित करने और सकारात्मक शिक्षण माहौल बनाने में सहायक होता है। सहयोग में विद्यार्थियों में आपसी समझ, टीम भावना और सीखने की रुचि बढ़ती है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि है साप्ताहिक परीक्षा, मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, पाक्षिक परीक्षा। विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का सर्वोत्तम विधि है
मासिक परीक्षा में मासिक परीक्षा विद्यार्थियों की प्रगति का नियमित, संतुलित और प्रभावी मूल्यांकन करती है। यह साप्ताहिक बहुत बार और वार्षिक बहुत कम के बीच का उचित विकल्प है, जो निरंतर सुधार में सहायक होता है। डैश का उपयोग सीखने की प्रक्रिया के अनुसरण के लिए किया जाता है। योग्य मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, उपरोक्त सभी डैश का उपयोग सीखने की प्रक्रिया के अनुसरण के लिए किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग सीखने की प्रक्रिया के अनुसरण के लिए किया जाता है। यह मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है ताकि छात्रों की प्रगति की जांच की जा सके और आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों में सुधार किया जा सके। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अगली उच्च कक्षा को बढ़ावा देने के लिए, छात्र को रैंक प्रदान करने के लिए, छात्रों को ग्रेड प्रदान करने के लिए। उपरोक्त में से सभी योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अगली उच्च कक्षा को बढ़ावा देने के लिए। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्र की समग्र प्रगति का मूल्यांकन करना होता है ताकि यह तय किया जा सके कि वह अगली कक्षा में प्रोन्नत हो सकता है या नहीं। धातु है कि रैंक या ग्रेड देना इसके माध्यम हो सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य प्रोन्नति होता है। इनमें से कौन सी शब्दावली सीसीई से संबंधित नहीं है? सतत व्यापक मूल्यांकन। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी शब्दावली सीसीई से संबंधित नहीं है? इनमें से कोई नहीं। सीसीई सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है। शब्दावली सतत, कंटिन्यूअस, व्यापक, कम्प्रिहेंशन और मूल्यांकन इवैल्यूएशन। इसलिए विकल्प इसमें से कौन सी पाठ्यचर्या की प्रकृति है? आलोचनात्मक, रचनात्मक, संक्रियन, ये सभी। इनमें से कौन सी पाठ्यचर्या की प्रकृति है? आलोचनात्मक, रचनात्मक, संक्रियन, ये सभी। पाठ्यचर्या की प्रकृति बहुआयामी होती है, जिसमें आलोचनात्मक विश्लेषण क्षमता, रचनात्मक, सृजनात्मक और संकीर्ण विशिष्ट उद्देश्य पहलू शामिल हैं। ये सभी विशेषताएं शिक्षण प्रक्रिया को विभिन्न पक्षों को दर्शाती है। मनोवैज्ञानिक आधार के लिए जानकारी के क्षेत्र स्रोत हैं। सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण विधि, छात्रों की विशेषताएं, ये सभी मनोवैज्ञानिक आधार के लिए जानकारी के क्षेत्र स्रोत हैं। सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण विधि, छात्रों की विशेषताएं, ये सभी मनोवैज्ञानिक आधार के लिए जानकारी को प्रमुख स्रोत में सीखने की प्रक्रिया, बच्चों की सीखने की क्षमता, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण की मनोवैज्ञानिक तरीके और छात्रों की विशेषताएं
बाल विकास एवं व्यक्तित्व शामिल है। यह तीनों ही शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्षों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। शिक्षार्थी का, शिक्षक का, व्यक्ति का, जीवित जीव का। सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। जीवित जीव का सीखना केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी जीवित प्राणियों की मूलभूत क्षमता है। जानवरों से लेकर मनुष्य तक सभी अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन और जीवित रहने के लिए स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। यह एक सार्वभौमिक जैविक प्रक्रिया है जो जीवन को बनाए रखने में मदद करती है। यदि कोई छात्र कक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अच्छी तरह से पढ़ाई करने की सलाह दे। यह समझने का प्रयास करे कि वह प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ क्यों था। उसे दंडित करें ताकि वह अगली बार जवाब दे। उसे कक्षा में डांटे उसे अपमानित महसूस कराए। यदि कोई छात्र कक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह समझाने का प्रयास करें कि वह प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ क्यों था। यदि कोई छात्र कक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ है तो शिक्षक यह समझने का प्रयास करे कि वह प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ क्यों था। एक आदर्श शिक्षक को छात्रों की कठिनाई का कारण जानकर उसकी मदद करनी चाहिए, न कि डांटना या दंडित करना चाहिए। इससे छात्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा और सीखने की प्रक्रिया सकारात्मक बनेगी। शिक्षक का धैर्यपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार छात्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षण प्रक्रिया के किस तत्वों में विषय वस्तु के बारे में सोचना और फिर उसे ऐसे रूप में परिवर्तित करना शामिल है जिस पर वह छात्र सबसे अच्छी प्रतिक्रिया दे सके। विस्तृत निर्देश, चिंतनशील मूल्यांकन, परिवर्तन। शिक्षण प्रक्रिया को किस तत्वों में विषय वस्तु के बारे में सोचना और फिर उसे ऐसे रूप में परिवर्तित करना शामिल है जिस पर वह छात्र सबसे अच्छी प्रतिक्रिया दे सके। चिंतनशील मूल्यांकन में शिक्षक विषय वस्तु पर सोचता है और उसे इस तरह बदलता है कि छात्र उसे बेहतर समझ सके। यह शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है जिससे शिक्षक अपनी पद्धति का विश्लेषण करता है और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है। शैक्षिक रेडियो उपकरण, दृश्य श्रवण उपकरण, प्रिंट मीडिया, गैर प्रिंट मीडिया। शैक्षिक रेडियो है। गैर प्रिंट मीडिया। शैक्षिक रेडियो गैर प्रिंट मीडिया है क्योंकि यह केवल सुनने योग्य माध्यम है, पढ़ने योग्य नहीं। इसमें शिक्षण सामग्री ऑडियो रूप से प्रसारित
होती है, जबकि प्रिंट मीडिया किताबें अखबारों पढ़ने योग्य है माध्यम जिसमें शिक्षण सामग्री को पढ़कर समझा जाता है। ऑडियो विजुअल सामग्री पुनर्भरण प्रदान करता है शिक्षार्थी को, शिक्षक को, माता पिता को, स्कूल को। ऑडियो विजुअल सामग्री पुनर्भरण प्रदान करते हैं शिक्षार्थी को ऑडियो विजुअल समग्र जैसे वीडियो, एनिमेशन ऑडियो शिक्षार्थियों को पुनर्भरण प्रदान करती है, क्योंकि यह सरल माध्यम से जटिल अवधारणाओं को सरल बनाती है। विद्यार्थी इसे बार बार देखकर, सुनकर समझते हैं, जिससे उनकी समझ मजबूत होती है। अन्य विकल्प है शिक्षक अभिभावक इसके प्राथमिक लाभार्थी नहीं है। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को किस वर्ष मारा? 1925, 1935, 1942, 1940। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को किस वर्ष मारा? 1940 में, 1940 में। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर को 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्टन हॉल में गोली मार दी थी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर पंजाब के गवर्नर थे। इन्हीं के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर गोलियां चला दी थी। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज का डैश भंडार को समृद्ध है? कोयला, सोना, सिलिकॉन, इनमें से कोई नहीं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और डैश भंडार से समृद्ध है? कोयला। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और कोयले भंडार निक्षेप से समृद्ध है। भारत में कोयला भंडार पुराने गोंडवाना संरचना, भारतीय प्रायद्वीप और नवीन तटीय संरचना उत्तर पूर्वी क्षेत्र के रूप में प्रबल है। ध्यात है कि भारत में ऊर्जा की 55% आवश्यकता कोयले से पूरी होती है। देश ने सरकार की एकात्मिक से संघीय प्रणाली में बदलाव किया। श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में से कोई नहीं। देश ने सरकार की एकात्मक की संघीय प्रणाली में बदलाव किया। बेल्जियम ने 1993 में सरकार की एकात्मक प्रणाली से संघीय प्रणाली में बदलाव किया था, जिसका मुख्य कारण देश में भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर तनाव कम करना था। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के विरोध में किसने अपना कैसर-ए-हिंद तमगा लौटा दिया? असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के विरोध में किसने अपना कैसर-ए-हिंद का तमगा लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रामस्वामी मुदलियार ने, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के विरोध में किसने अपना कैसर-ए-हिंद का तमगा लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन 1920 से 19
द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना कैसरिहीन तमगा लौटा दिया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने भारतीय लोगों से ब्रिटिश शासन को अस्वीकार करने और ब्रिटिश सरकार और संस्थाओं से अपना सहयोग न करने का आह्वान किया। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी किस देश ने की? अर्जेंटीना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। प्रथम शीतकालीन के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की? फ्रांस। पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में फ्रांस के सोमानिक्स शहर में किया गया था, जिसमें 16 देशों के 258 एथलीट ने भाग लिया था। इसमें नॉर्वे ने 4 स्वर्ण पदक जीते तथा कुल 17 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा था। परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे शामिल होते हैं। यह कथन है गलत है, क्योंकि कथन में यह निर्देशित होना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। गलत है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और कोई भी परिवार को केवल एक ही प्रकार रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते। सही है, क्योंकि यह परिवार का आदर्श आकार है। सही है, क्योंकि ये सभी भारतीय परिवार ऐसे ही होते हैं। परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे शामिल होते हैं। यह कथन है गलत है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और कोई भी परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता है। गलत है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। अगर कोई भी परिवार को केवल एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता है, क्योंकि परिवार की परिभाषा केवल माता पिता और 2 बच्चों तक सीमित नहीं है। परिवार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एकल परिवार, संयुक्त परिवार। भारत जैसे देशों में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, जहाँ दादा दादी, चाचा चाची आदि सभी एक साथ रहते हैं। अतः परिवार को केवल माता पिता और 2 बच्चे तक सीमित करना सामाजिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज करना होगा। उस पक्षी का नाम है जिसमें सिर के सामने आँख होती है। उल्लू, गोरैया, ईगल, मुर्गी। उस पक्षी का नाम जिसके सिर के सामने आँख होती है। उल्लू एक ऐसी पक्षी है जिसकी आँख उसके सर के सामने होती है, जो उन्हें शिकार करते समय दूरी का अनुमान लगाने में मदद करती है। जिन पक्षियों के सिर के किनारे पर आँख होती है, उनके पास एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आप उनमें से कौन सा गलत है? क्वाशियोर कोर प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मारास कार्बोहाइड्रेट और वसा के कारण होता है। टेटनस और हैजा बैक्टीरिया और जल जनित बीमारी है। पोलियो और
हेपेटाइटिस वायरस के कारण होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनमें से कौन सा गलत है। स्मरण कार्बोहाइड्रेट और वसा के कारण होता है। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में भी स्मरण कार्बोहाइड्रेट और वसा के कारण होता है गलत है, क्योंकि यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जबकि विकल्प में दिए गए सही कथन सही है। खाद डैश और डैश से भरपूर होती है, इसलिए यह मिट्टी को उर्वरता में सुधार करती है। पोषक तत्व विटामिन, पोषक तत्वों का कार्बनिक पदार्थ दोनों। खाद डैश और डैश से भरपूर होती है, इसलिए यह मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती है। पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थ खाद पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है, जो पौधे को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। यह मिट्टी की संरचना को में सुधार करती है तथा उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। यह पंखयुक्त मछली नहीं है। यह पंखयुक्त मछली नहीं है। एक म्यूलेटस भेटकी झींगा रोहू। यह पंखयुक्त मछली नहीं है। झींगा एक पंखयुक्त मछली नहीं है। यह एक क्रस्टेशियन कठिन खोल वाली जीव है, जो कि मछली इसमें पंख नहीं होते हैं, बल्कि तैरने के लिए पैर जैसे अंग सोमोलेटस होते हैं। अन्य विकल्प क्यूलेटस, भेटकी और रोहू सभी पंख वाली मछलियां हैं। 20 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े बाघ का परिमाप है। यानी इसका परिमाप होगा, इसको हम दो गुने लंबाई प्लस चौड़ाई है, तो इसको 20 प्लस 15 यानी 2 गुने 35 बराबर में 70, यानी 35 गुने 70, यानी बी आंसर होगा इसका। आयत का क्षेत्रफल का परिमाण 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई 70 मीटर होगा। एक वर्गाकार पिरामिड में डैश होता है। 4 फलक, 3 फलक, 5 फलक हैं। इनमें से कोई नहीं। एक वर्गाकार पिरामिड में डैश फलक होता है तो 5 फलक होता है। वर्गाकार पिरामिड में 5 फलक होता है। वह संख्या जिसके हजार का अंक 8, दहाई का अंक 4, हजार का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 है। तो हजार का अंक 8 है, तो 8 0 0 0 0।
फिर दहाई का अंक है 4, 0 प्लस इकाई का अंक है 2, तो इसका कितना हो जाएगा 8, 0, 4, 2, 8042। इसका बी आंसर होगा, बी। प्रश्न 1000 का अंक 8, तो 8040 का अंक है 4, ये दहाई का अंक 4, 40 इकाई का अंक 2 है, तो 2 44 है, 200 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 2/10 प्लस 9/100 है। इसको बी 200 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 10 है, तो 0.2 प्लस 0.09 होगा इसका आंसर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 2, तो इसको 235 यहाँ तक करने पर 235 प्लस 0.2 प्लस 0.09 है, तो इसको 0.0 करेंगे तो यह 235.209। तो 235.209 235.209, तो अप्रोक्स में डी माना जाएगा, डी आंसर होगा इसका। सात पैसे के बराबर है, 7 पैसे के बराबर है, 7 पैसे के बराबर है, तो एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसा होता है, तो 7 पैसा किसके बराबर होगा, 7 पैसा किसके बराबर होगा, तो 7/100 हो जाएगा, 0.07 के बराबर होगा, बी के बराबर होगा, बी के बराबर। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्वों का ज्ञात कीजिए। सुनना, चलना, दौड़ना, तैरना। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्वों का ज्ञात कीजिए। सुनना, चलना, दौड़ना, तैरना। चलना, सुनना अलग हो जाएगा, सुनना ये चलना, चलने, दौड़ने, तैरने में शरीर की गतिविधि आवश्यक है होती है, जबकि सुनने में यह आवश्यक नहीं है। दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इसमें कौन सा अंक आएगा, तो इसको 1 का क्यूब -1 बराबर में 0 हो जाएगा, 2 का क्यूब -1 बराबर में 8 -1 बराबर में 7 हो जाएगा, 3 का क्यूब -1 बराबर में 27 -1 बराबर में 26, 4 का क्यूब -1 64 -1 63, 5 का क्यूब -1 बराबर में 25 125 -1 बराबर में 124, तो 6 का क्यूब
-1 बराबर कितना हो जाएगा, 216 -1 बराबर 215। डी आंसर होगा, डी का डी आंसर होगा। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है और पर पूरब में 8 मीटर चलकर रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो देखिए इसमें क्या है, एक व्यक्ति है पूरब है तो उत्तर दिशा में 6 मीटर चलता है। फिर पूरब उत्तर में 6 मीटर चलता है, पूरब में 5 पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो क्या लिख रहा है, उत्तर दिशा में एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 6 मीटर चलता है। फिर मुड़कर पूरब दिशा में 8 मीटर चलता है। तो वो कितनी दूरी पर है? तो ये दूरी के बारे में हमको बताना है। ये दूरी के बारे में बताना तो इसका फॉर्मूला, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, रूट अंडर, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें ए का स्क्वायर मतलब 8, तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 6, रूट अंडर 6 36 प्लस 64, इसलिए बराबर रूट अंडर 100, रूट को हम हटाएंगे तो 10। इसका आंसर 10 होगा, 10 ए आंसर होगा इसका, ए। औरत विधवा डॉक्टर के बीच के संबंध को कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करती है? तो औरत विधवा डॉक्टर क्या कौन दर्शाते हैं? औरत से विधवा इसी में आएगा और डॉक्टर इसी में आएगा, इसलिए संबंध जो है ए आंसर होगा, ए। तो कुछ डॉक्टर, कुछ औरत होगी वो विधवा हो सकती है, कुछ विधवा भी डॉक्टर हो सकते, औरत भी हो सकती है, इसलिए ये आंसर विधवा। निम्नलिखित समीकरण में का स्थान पर रखे जाने पर वाली चिन्ह का समूह चुने। तो इसकी जगह पर क्या रखा जाए कि जो यह है, तो हम इसको देखते हैं पहले 7
गुने 7 माइनस दो भागा 1। तो इसको भागा 1 से 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। माइनस 49 माइनस 2 तो 47 आ रहा है। तो पहला नहीं होगा, पहला कर देते हैं। दूसरा को हम करते हैं, दूसरा 7 प्लस 7 माइनस 2 गुने 1। तो इसमें हम 7 से 7 2 14, 2 को 1 से 2, इसलिए क्या होगा 12। यहाँ 12 आ रहा है तो इसलिए बी आंसर होगा, इसका बी आंसर होगा। बी, इसलिए हम लोग फिर कल आगे इससे आगे पढ़ेंगे।